मैं केस जीतना चाहता हूँ। महाराज जी, आपने कोई अपराध कर दिया है, कोई पुलिस केस आपका बन गया है, किसी अदालत में आपकी सुनवाई हो रही है, पेशी चल रही है। हुआ क्या है? और यदि चल भी रही है तो कौन सी अदालत में? सिविल कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में अथवा सुप्रीम कोर्ट में अथवा विश्व कोर्ट में? सिविल कोर्ट आप लोग समझते हैं, जिला न्यायालय के अंतर्गत सामान्य अपराधों का जहां पर निराकरण होता है, अपराधी को अपराधी घोषित करके सजा दी जाती है। इन 4 न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में मेरी सुनवाई नहीं हो रही। केस मेरा चल रहा है, ये पक्का है। अदालत इन 4 में से कोई नहीं है। मैं केस जीतना चाहता हूं। ये 4 लौकिक अदालतें हैं। इनके अलावा एक और पहले होती थी जिसको भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारत में पंचायती राज के नाम से जाना जाता था। उस समय गांवों में पंचायतें होती थी, पंच होते थे, सरपंच होते थे। वे वहां पर त्वरित जो कोई भी अपराध किसी से हुआ उसकी सुनवाई करते थे और वहां पर उनको फैसले दिए जाते थे। उसमें जो सरपंच और पंच होते थे वे चुनाव के माध्यम से नहीं चुने जाते थे, वे नैतिक मूल्यों के आधार पर उन्हें चुना जाता था। नैतिक मूल्य समझते हो? नैतिक मूल्य वे होते हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमें याद आ गई बीच में। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नालंदा, तक्षशिला उस समय ये हुआ करते थे। नैतिक मूल्यों की बात मैं आपको बता रहा हूं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास लगभग 800 वर्ष का रहा। मतलब 800 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय चला। उस समय उस विश्वविद्यालय में विदेशों के तक विद्यार्थी होते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9000 वहां पर क्षमता थी। 9000 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते थे, विद्यार्थी। 1000 टीचर होते थे जिनको वहां उस समय आचार्य बोला जाता था। विद्यार्थी 9000 और शिक्षक 1000। उसमें वहां पर उन्होंने लिखा, उस नालंदा विश्वविद्यालय की जब अच्छाइयां गिनाई गई तो सबसे बड़ी अच्छाई जो मुझे लगी वो ये कि उसमें उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के 800 वर्ष के पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी विद्यार्थी ने एक भी छोटा सा भी नैतिक अपराध नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचो। ये थी भारतीय शिक्षा पहले। मतलब किसी भी स्टूडेंट ने वहां पर कोई भी एक चेयर भी नहीं तोड़ी, किसी खिड़की का खांच नहीं फोड़ा होगा। ये विद्या उस समय दी जाती थी। ऐसी नैतिक मूल्य उस समय के विद्यार्थियों में हुआ करते थे। जन्म से ये संस्कार उनके अंदर डाले जाते थे। आज के बच्चे स्कूल जाते हैं पिस्तौल ले जाते हैं और कभी भी उनका मूड ऑफ हो जाता है और 10, 25, 50 बच्चों को वो शूट कर देते हैं। अमेरिका में तो ये हमने सुना है, हर 1-2 महीने में 1-2 स्कूलों में तो ऐसा हो ही जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं केस जीतना चाहता हूं। आप लोगों का यदि कोई अपराध हो जाता है तो आप लोग, पुलिस आती है, रिपोर्ट होती है, फिर सिविल कोर्ट में जाया जाता है। वहाँ पर आपकी पेशी होती हैं बार बार, और उसके बाद फिर आप न्याय की वहाँ गुहार लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं हो पाया तो आप पुनः अपील कर देते हैं उच्च न्यायालय में, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, प्रादेशिक न्यायालय बोलते हैं। वहाँ भी यदि आपको फैसला हो गया और आपके पक्ष में नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। किसी कारणवश यदि वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी आपके विरुद्ध फैसला हो गया
तो एक और चांस है, आप राष्ट्रपति से जाकर क्षमा याचिका लगाकर उनसे अपील करते हैं कि हमसे अपराध तो हो गया लेकिन क्षमा कर दो। हमारा केस जिस न्यायालय में चल रहा है उस न्यायालय में अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस न्यायालय में हमारा केस चल रहा है उस न्यायालय में वकील की कोई गुंजाइश नहीं है। ना वहां अपील होती है, ना वहां वकील हैं, और वहां पर जज भी नहीं होते, वहां पर बिल्डिंग भी नहीं होती। उस न्यायालय में कोई पेन, कागज, कॉपी, कोई लिखित कानून जिसको आप लॉ बोलते हैं, विधि बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, ये भी उस न्यायालय में नहीं होते जहां मेरा केस चल रहा है। केस चल अवश्य रहा है और मैं जीतना भी चाहता हूं। उस न्यायालय में एक बहुत अच्छी बात यह भी है, आप जिस न्यायालय में न्याय की गुहार करते हैं, चाहे वो सिविल हो, सुप्रीम हो, उच्च हो, अथवा कोई भी हो, विश्व कोर्ट भी एक है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जहां पर विचार विमर्श होता है, कुछ देश इकट्ठा मिलकर के, उसको विश्व कोर्ट कहते हैं। इन सारे न्यायालयों को लौकिक न्यायालय कहा गया। इन न्यायालयों में मेरा केस नहीं चल रहा है। एक अच्छी बात उस न्यायालय की यह है जिसमें मेरा केस चल रहा है, उसमें रिश्वतखोरी नहीं चलती। आप मनी पावर के माध्यम से अपने फैसले बदलवा लेते हैं सिविल आदि कोर्टों में। कैसे महाराज? मनी पावर क्या? कभी आप वकील को खरीद लेते हैं, कभी आप जो आपका विरोधी है जिसके साथ केस चल रहा है उसी को पैसे देकर खरीद लेते, भैया बयान बदल दो, झंझट खत्म हो जाएगा हमारा केस, तुम तो मुंह से बोलो कितने चाहिए। कभी आप जज को भी पैसे के माध्यम से ऊपर नीचे कर लेते हैं, कर सकते हैं। उस न्यायालय में जहां मेरा केस चल रहा है उसमें रिश्वतखोरी नहीं चलती। एक और बात उस न्यायालय की यह है, आप अपने न्यायालय में मनी पावर से फैसले बदलवा लेते हैं। यदि मनी पावर नहीं चलता तो आप माइंड पावर से भी फैसले बदलवा लेते हैं। महाराज जी, माइंड पावर क्या कहलाता है? दिमाग से आप ऐसी चाल चलते हैं कि फैसले बदल जाते हैं। कैसे महाराज? एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, कम से कम 25 बरस पहले की बात है। एक व्यक्ति ने एक शीशी में जहर भरा था, उस जहर को किसी व्यक्ति को पिला दिया, वो मर गया। वो मरा तो उसके परिजनों ने केस कर दिया, उस व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। वो व्यक्ति पैसे वाला था, उसने वकील से कहा, वकील साहब मुंह से बोलो तुम्हें कितने चाहिए, लेकिन मुझे बचना चाहिए। आप तो मुंह से बोलो कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप मुझे बचाइए। मनी पावर का प्रयोग उसने किया। अब वकील ने माइंड पावर का प्रयोग किया। क्या? हत्या उसने की थी, पिलाया था जहर, वो सीसी जज के पास सामने रखी थी। 25 वर्ष पहले इसको हमने देखा था। जज साहब, हमारे जो वकील हैं ये फालतू में समय खराब कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इस शीशी में जहर है और इस व्यक्ति ने हमारे क्लाइंट को मारा है, आप इसे फांसी की अथवा उम्र कैद दीजिए। जो वकील था उस पक्ष वाला जिसको उसको बचाना था, वो कहता है, वो लैब में गया उस शीशी को लेकर, साइंटिस्ट जो थे और जो डॉक्टर्स थे उनसे पूछा, मुझे ये बताओ कि भैया ये कितने समय में व्यक्ति को मारती है कम से कम? तो वो बोलते हैं कम से कम 2 घंटा। व्यक्ति 2 घंटे के कम से कम मरेगा तो 2 घंटे के पहले तो मर नहीं सकता, क्योंकि पूरी बॉडी में इस जहर को जाने में 2 घंटे तो लग जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन तक बच सकता है। 7-8 दिन में तो मर ही जाएगा। तो 2 घंटे कम से कम, बोले कुछ भी हो जाए 2 घंटे के पहले तो ये नहीं मरेगा। उसने कहा इतनी मोटी रकम मिल रही है और यदि मैं ये केस जीत गया तो मेरा नाम हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इसने पिलाया खिलाया है, मारा है, और इसको तो जेल होनी है, उम्र कैद होनी है। तो उसने अपनी लाइफ के बारे में, मैं ऊंचा उठ जाऊं और पैसा बहुत मिल रहा है, उसने माइंड पावर का प्रयोग किया और पहले से जाकर उन डॉक्टर से सेटिंग कर ली, डॉक्टर साहब आप कोई आपके पास अगर इसको पी के आ जाए तो आप कैसे बचाएंगे? बोले 2 घंटे के अंदर अंदर आ गया तो मैं इसको बचा सकता हूं, मरेगा तो नहीं, गारंटी है 2 के पहले तो नहीं मरेगा। उसने बुद्धि लगाई कि जब अदालत का समय बिल्कुल
फैसले की जो डेट थी उसी दिन के, इस दिन तो फैसला होना ही है आज। उसने अंतिम 15 मिनट जब बचे, सुनवाई होते 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 जज साहब फैसला देने वाले थे, इतने में वो कहते जज साहब ये झूठ बोल रहा है, शीशी में जहर है ही नहीं। शीशी जज साहब के सामने रखी, इसमें जहर है, इसी से इसको मारा है। उसके वकील और जो सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो सब बोल रहे हैं जज साहब इसमें जहर है। जज साहब इसमें जहर है ही नहीं। कैसे? उसने शीशी खोली और पी ली। जैसे उसने शीशी को पिया, 15 मिनट बचे थे, अगर इसमें जहर होता तो मैं मर जाता। इसमें जहर है नहीं डॉक्टर साहब, ना मैं नीला हो रहा हूं ना पीला हो रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। जज साहब इसमें जहर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे सच्चे ईमानदार अच्छे मेरे क्लाइंट को ये लोग इनके कॉलर में दाग लगा रहे हैं, ऐसा बोला। 5-10 मिनट हो गए, जब अंतिम 5 मिनट बचे तो जज साहब को लगा ये तो कुछ नहीं हुआ, इसको सही बोल रहा है, इसमें जब है ही नहीं तो ये तो बात ही गलत है। और जज साहब ने उसको बरी कर दिया, इसको बोलते। और वो व्यक्ति वहां से खट से उठा और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स की टीम वहां पर रेडी थी, उनने वो आधे घंटे में पहुंच गया, उनने उसको ठीक ठाक कर दिया, ये बच गया। मनी पावर से फैसला बदलवा लिया। हमारी अदालत जिसमें मेरा केस चल रहा है उसमें मनी पावर नहीं चलता। फिर माइंड पावर से उसने फैसला बदलवा लिया, लेकिन जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें माइंड पावर भी नहीं चलता। एक और पावर होता है, हमने देखा है राजनीति में ऐसा प्राय करते हैं लोग, मैन पावर। लोगों को बरगला लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और कहीं धरना, कहीं अनशन, कहीं ये कहीं वो, कहीं हड़ताल, और मजबूर कर देंगे सरकार को अथवा जजेस को कि वो फैसले पर पुनः विचार करें और फैसला बदल जाते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें फैसले नहीं बदलते। एक और पावर है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक दांव पैंच के माध्यम से फैसलों को बदलवाया जाता है, बदले जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी अभी सुना होगा 2019 की ये जो MPPSC की परीक्षा थी, उसकी परीक्षा बच्चों ने दी। कई सारे बच्चे आज भी उसके न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। न्याय चल रहा है लेकिन न्याय में इतनी देर हो रही है, 4 साल होने को है, ना तो उन्हें न्याय मिल रहा है और ना उसके इसको बंद किया जा रहा है। वे बच्चे बेचारे अधर में अटके हैं, उनका जीवन भविष्य गड्ढे में पड़ा है। क्यों? पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक समीकरण, अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में हजारों सच्चे ईमानदार अच्छे बुद्धिशाली बुद्धिजीवी बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है केवल पॉलिटिकल पावर के दम पर। एक जगह हमने पढ़ा था, यदि न्याय विलंब से मिले तो वो अन्याय के बराबर ही है। क्या कहा? न्याय यदि विलंब से मिलता है तो वो अन्याय के बराबर भी है। उन बच्चों को वो जज, जहां पर उन बच्चों का MPPSC का सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, यदि मान लो 10 साल बाद उनने बच्चों के पक्ष में फैसला दे भी दिया, आज तो राजनीतिक रोटियों के चक्कर में बार बार पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वो फैसला नहीं सुना पा रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है। वो चाहें तो सुना सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको सही सुनाएं और उन्हें मालूम है कि ये बच्चों के पक्ष में मुझे फैसला देना है, लेकिन वो इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना जबरदस्त है, यदि सुना देंगे तो उनकी जान पर आ जाएगी। महाराज जी, जजों की जान पर भी आ सकती है। 2 महीने पहले की बात है, 2.5 महीने पहले की, आप सबने सुना पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, एक राजनीतिक बड़े पद पर स्थित एक व्यक्ति ने जज से कहा कि सर आप इस फैसले को ऐसा दीजिए। जज ने कहा मैं इस फैसले को ऐसा नहीं दे सकता, आपके पक्ष में नहीं दे सकता, क्योंकि सच्चाई ये है, जो सच्चाई है मैं उस पक्ष में दूंगा। जज साहब देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके बच्चे हैं, ऐसा उस राजनेता ने उनसे कहा। आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर भी वो जज साहब नहीं माने, मैं फैसला उसी पक्ष में दूंगा, तो उन पर चारित्रिक आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया किसी एक स्त्री के द्वारा। और वो जब जज वहां पहुंचे उस नेता के पास, उससे बोलते हैं भैया ऐसा ऐसा होगा, मुझे बचाओ। तो वो बोलते हैं आप मेरे पक्ष में फैसला दे दो, मैं आपको, वो 2 दिन में आपका केस वापस ले लेगी। ये है राजनीतिक पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, माइंड पावर और मैन पावर। इन चारों पावरों के माध्यम से सिविल कोर्ट, उच्च न्यायालय अथवा और ऊपर के जिसको आप
सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या पता कहाँ क्या होता है। ये सब आप कर सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं, लेकिन जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें कोई पावर काम नहीं करता। ना वहाँ राजनीतिक पावर चलेगा, ना मनी पावर, ना मैन पावर, और ना ही कोई और जिस प्रकार के अन्य पावर होते हों वे, किसी भी प्रकार के पावर का वहाँ कोई उपयोग होता ही नहीं। समय से ना मिला न्याय भी अन्याय ही है। 10 बरस बाद आपको न्याय मिल भी गया, वो अन्याय ही है। वे बच्चे जो MPPSC की परीक्षा दे चुके हैं, पास भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। 10 साल बाद उनके पक्ष में न्याय दे दिया, तब तक उनके साथ अन्याय हो चुका। क्यों? क्योंकि वो अभी अधर में लटके हैं। 1-2 साल बाद वे एक उम्र को पार कर जाएंगे। इस उम्र में वे हैं बच्चे कि अभी उन्हें निर्णय जल्दी लेना है कि किस मार्ग पर जाएं। यदि मान लो वो PSC में नहीं जा पाते तो वो व्यापार भी कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन न्याय 10 साल बाद मिला, तब तक वो अपना नया फैसला ले लेंगे और फिर वो न्याय उनके लिए अन्याय के बराबर ही होगा। बहुत पहले एक फिल्म और देखी थी, 25 वर्ष पहले देखी होगी, उसका नाम मुझे याद आ गया, अंधा कानून उस फिल्म का नाम था। आप दंग रह जाएंगे उस फिल्म में क्या हुआ। अभिनेता जो उस फिल्म का नायक था, एक्टर जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत बुद्धिशाली था। उसके जो विरोधी थे उन 4-5 लोगों ने साजिश रची और साजिश रच करके उस अभिनेता को किसी के मर्डर में फंसा दिया, और जज साहब ने सिविल कोर्ट में उसको ये फैसला दिया कि इसको उम्र कैद दी जाए। उस व्यक्ति को उम्र कैद दी गई, जबकि उस व्यक्ति ने उसको मारा ही नहीं था, और वो व्यक्ति मरा ही नहीं था जिसके मारने के बदले में उसको उम्र कैद मिली थी। 20 बरस की सजा भोगी उसने। किस चक्कर में? इस चक्कर में कि इसने उसको मारा है, जबकि साजिश थी, वो मरने का उसने ढोंग किया और वहां से उसको हटा दिया, चेहरा बदल दिया, जला दिया, मुंह बदल गया। उसको लगा कि ये मर गया, उसको भी लगा कि मैंने इसको मार डाला गलती से, जबकि उसने उसका ना मारने का कोई उद्देश्य था, ना उसने मारा। और ये सामने प्रस्तुत किया गया कि इसने उसको मारा है, और जज ने उसको उम्र कैद दी। 20 बरस तक उसने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों को कैद में सलाखों के पीछे गुजारा, और आखिर 20 बरस बाद जब वो लौट कर आया, ये क्या हुआ? ये अन्याय हुआ, शुद्ध अन्याय हुआ। जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें 100% न्याय होता है। किसी भी बेगुनाह को वहां पर कभी भी सजा दी नहीं जाती। ऐसा फैसला उस अदालत में होता ही नहीं जिसमें मेरा केस चल रहा है। मैं केस जीतना चाहता हूं। क्या हुआ? वो जब लौटकर वापस आया, लौटकर वापस आने के बाद जब उसने देखा, 20 साल गुजार दिए, 20 साल बाद देखा कि जिसे मारने के जुल्म में मुझे उम्र कैद मिली, मैं 20 साल काट के वापस आया हूं, वो व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है, क्योंकि वो मरा तो था नहीं। अब उसने क्या किया? उसको पकड़ा और सड़क पे उसकी कार पकड़ी, ठोकना शुरू कर दिया। फिर से मारने वाला था, लोगों ने पकड़ा, पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर पकड़ा, और फिर उसी अदालत में, उसी बिल्डिंग में वही जज सामने बैठे, वो व्यक्ति सामने खड़ा, उसके विरोधी वकील, एक और वो खड़ा, एक और ये खड़ा कटघरे में। जज साहब, वही जज साहब 20 वर्ष बाद थोड़े वृद्ध हो गए, वहीं बैठे हैं, और जिसको मारा था 20 साल पहले, जो मारा नहीं था वो सामने खड़ा है, और जिसने मारा था 20 साल की सजा जो भुगत चुका है वो इस साइड खड़ा। सुनवाई हो रही है, होते 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 पास में पुलिस खड़ी थी। पुलिस की पॉकेट से उस व्यक्ति ने, जिसने 20 साल की सजा भोगी, पिस्टल निकाली और जज के सामने उस व्यक्ति को गोली मार दी। 4-5 बार शूट किया, वो मर गया। जैसे ही वो मरा, जज साहब ने कहा अरेस्ट हिम, इसको पकड़ लो। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वो चिल्ला कर बोलता है, जज साहब 1 मिनट, मुझे आप ये बताइए मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? बोले, तुमने भरी कोर्ट में जज के सामने, मेरी आंखों के सामने एक व्यक्ति को जान से मारा है, और तुम कह रहे हो कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? मैंने किसको मारा है? तुमने इस व्यक्ति को सामने मारा। तो जज साहब, मैंने 20 साल पहले किसको मारा था? आप लोग सुन रहे हैं? उसने कहा, अगर मैंने इसको आज मारा है तो फिर मैंने 20 साल पहले किसको मारा था जिसकी मैं सजा काट चुका हूं? या तो मेरे वे 20 साल लौटा दो, और या फिर मैंने इसको आज नहीं मारा।
फैसला कीजिए जज साहब, ये अंधा कानून है। ऐसा बोला, तुरंत जज साहब ने सिर नीचा कर लिया, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसे मारने की सजा वो 20 साल पहले भोग चुका है। ये आज की अदालतों में होता होगा, हुआ भी, लेकिन हमारा केस जिस अदालत में चल रहा है उसमें ऐसा अंधा न्याय नहीं होता। एक और बात उस अदालत में जिसमें मेरा केस चल रहा है, जिसे मैं जीतना चाहता हूं, यह है उसमें फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं होता। मानव की यदि हत्या हो जाए तो वर्तमान की अदालतों में मानव हत्या पर अपराधी सिद्ध होगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें मानव की हत्या पर भी दंड मिलेगा, और उससे कई गुना ज्यादा मानवता की हत्या पर दंड मिलता है। आज की अदालतों में मानव की हत्या पर तो दंड निश्चित किया जाता है, लेकिन मानवता की हत्या पर कोई दंड निर्धारित नहीं होता। महाराज जी, मानवता की हत्या क्या होती है? आप लोग सामने देख रहे हैं। 20 साल पहले आपने फिल्में देखी होंगी, टेलीविजन पर सीरियल्स देखे होंगे, आपने मोबाइल पर, 20 साल पहले तो मोबाइल थे नहीं, आज जो मोबाइल हैं, आपके बच्चे जो सब देख रहे हैं, इसमें मानवता की ही तो हत्या हो रही है। क्या नहीं हो रही? क्या ऐसा एक भी प्रोग्राम उन टीवी सीरियल्स पर, उन फिल्मों पर दिखाया जाता है जिन प्रोग्राम से हमारे बच्चों में नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो, आपके नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो? क्या एक भी प्रोग्राम उन मोबाइल्स पर, उन एंड्रॉयड पर आपने देखा कभी कि जिन पर मानव की हत्या होती? ये तो दिखाया जाता है, लेकिन मानवता की हत्या रुके, मानवता क्या है, एक भी ऐसा सीन आपके यहां सामने आता है? जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें मानव की हत्या से ज्यादा अपराधी वो है जो मानवता की हत्या करता है। वो अदालत लौकिक अदालत से एकदम हटके है। उस अदालत में मेरा केस चल रहा है और मैं उसे जीतना चाहता हूं। एक और बात, आपके केस जिन अदालतों में चलते हैं, उन अदालतों में आपने देखा होगा केवल कायकृत अपराधों का दंड मिलता है। आपने मान लो किसी को जान से मारा, शरीर से, आपने किसी की चोरी की, शरीर से आप उसके यहां गए, आपने कायकृत अपराध किए, आपने झूठ बोला मुख से, आपने कुकृत्य किया शरीर से, आपने परिग्रह जोड़ा, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी की परिश्रम करके, इसमें आपने जो जो अपराध किए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शरीरकृत, उन अपराधों का आपको दंड मिलेगा। लेकिन जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें शरीरकृत दंड तो बहुत कम मिलता है, मानसिक अपराधों का दंड सर्वाधिक मिलता है। आपकी अदालतों में मानसिक अपराधों का कोई दंड प्रावधान नहीं है। आपकी एक पत्नी है, दुनिया जानती है, लेकिन जिस गली से आप निकलते हैं उस गली में यदि कोई सुंदर सुरूप शीलवान कन्या आपको बाजू से निकलते दिख गई, आप कब उसे अपनी मन में पत्नी बना लेते हैं पता नहीं चलता। इस अपराध को उस अदालत में नियम से दोषी ठहराया जाता है जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है। आपकी सामने तो एक पत्नी है, आज तक आप जन्म से इतने बड़े हुए, मन में मानसिक तौर पर कितनों को आपने अपनी पत्नी बना लिया हम कह नहीं सकते। प्रत्येक पत्नी पर आपको उस अदालत में केस दर्ज होगा, दंड भी बरोबर मिलेगा। इन अदालतों में कौन सी? सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा विश्व कोर्ट अथवा वो पंचायत वाले न्याय जो पहले होते थे, इन सभी लौकिक अदालतों में मानसिक अपराध का कोई दंड नहीं दिया जाता। आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? आप मंदिर में जाएंगे, पुजारी के रूप में भगवान की पूजा करेंगे, अगर आपने चोरी कर ली, माना कि किसी ने बेस बदलकर वो चला गया, आज आचार्य श्री जी जहां विराजमान हैं, हमने देखा वहां पर हजारों प्रकार के लोग आते हैं, उनमें जेब कतरे भी आते हैं। किसी ने किसी की चैन चुरा ली, किसी ने किसी का मंगलसूत्र खींच लिया, किसी ने किसी का पर्स चुरा लिया, 10, 25, 50 हजार, लाख रुपए उसके जेब में थे, वो चुराए और भाग लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, केस चला, उसको दंड दिया जाएगा, हवालात में बंद कर दिया। क्यों? उसने शारीरिक अपराध किया। लेकिन ऐसे लाखों पुजारी
उनमें हजारों ऐसे होते होंगे जो मन से चुराने के भाव रखते होंगे कि मैं इसका हार चुरा लूं, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं चुरा पाए, मौका नहीं मिला, अथवा वाइट ड्रेस पहने थे, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। जिन्होंने हाथ से चुराया उनको पुलिस पकड़ के ले गई, सिविल, उच्च अथवा हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देगा। लेकिन जिस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है उस कोर्ट में आपने भाव भी कर लिए चुराने के, तुरंत आप पर केस दर्ज होगा और फैसला होगा। 100% न्याय उस अदालत में होता है जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है। मैं केस जीतना चाहता हूं। एक और बात, आज की अदालतों में और उस अदालत में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप सामूहिक तौर पर अपराध करते हैं, लोगों की नजरों में आपको दिखाई दिया कि इसने अपराध किया, उसकी सजा आपको बरोबर मिलेगी। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों केस होते हैं जिन केसों को किसी ने नहीं देखा, वे केस बंद कमरे में होते हैं, उनकी सजा का आज की अदालत में कोई प्रावधान नहीं है। कमरा तो बंद कर सकते हो लेकिन कैमरा बंद नहीं कर सकते। किस अदालत का? उस अदालत का। उस अदालत में जज नहीं है, वकील नहीं है, अपील भी नहीं होती, लेकिन उस अदालत के कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हैं। आप कमरा बंद करके अपराध कर लोगे लेकिन कमरे के अंदर भी उस अदालत का कैमरा फिट है। हो सकता है आप कमरे में रजाई में अंदर घुसे हैं, महाराज जी कमरे के अंदर कैमरा है लेकिन रजाई में नहीं, वो कैमरा कमरे के अंदर, रजाई के अंदर है। और उस रजाई के अंदर भी आपने भाव कर लिए बुरे, तो वो कैमरा आपके दिमाग में भी फिट है। जैसे ही आपने भाव किए, करते ही तुरंत आपको वो उस अदालत के जो सिपाही हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और तुरंत आपको वो पकड़ लेंगे, आप पर केस कर देंगे और फैसला 100% न्यायिक होगा। अन्याय उस अदालत में होता नहीं, 100% न्याय। लाखों करोड़ों लोग इस सभा में अथवा इस देश में, विश्व में हैं जिनके अपराध किसी को पता नहीं। रात में वो अपराध करते हैं और दिन में वाइट ड्रेस पहनकर सेठ जी कहलाते हैं अथवा सज्जन कहलाते हैं। उन सज्जनों को हम वाइट ड्रेस में अच्छा व्यक्ति मानते हैं। उस अदालत में उन पर कई केस आज भी चल रहे हैं। आप ये मत समझना कि महाराज जी हमने तो छुप के किया है, दुनिया की नज़रों में तो हम संत हैं। दुनिया की नज़रों में आप संत हो सकते हो, कथनचित अपनी नज़रों में आप बोल दो कि दुनिया हमें संत कह रही तो हम संत हैं, साधु हृदय हैं, लेकिन उस अदालत में फैसला 100% चोखा होता है, कोई भी वहां बचता नहीं। एक और अच्छी बात, गरीब व्यक्ति यदि फंस गया तो उसके साथ शुद्ध न्याय इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मनी पावर, मैन पावर, पॉलिटिकल पावर का प्रयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अमीर फंस गया तो वो पावरों के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित निकाल ले जाता है। लेकिन उस अदालत में जिसमें मेरा केस चल रहा है उसमें अमीर गरीब का भेद नहीं है। उसमें तो तीर्थंकर हो तो भी उनको भोगना पड़ेगा और एक तीतर हो तो उसको भी बरोबर भोगना पड़ेगा, कोई भी हो आप। महाराज जी ये आप किस टाइप का विषय आज रख रहे हो और क्यों रख रहे हो? 2-3 दिन पुरानी बात है, एक बालक मेरे पास आया और आकर के उसने गजब का क्वेश्चन पूछा। सुनते ही रोमांच आ गया। मैंने कहा इतना 18-19 वर्ष की उम्र का युवा है, टीनेजर्स था, और क्या गजब का क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है स्वाध्यायी हो, उसके माता पिता संस्कारी हों, धर्म से जुड़ा हो। आकर के मुझसे पूछता है महाराज जी एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछूं? हाँ बेटा मुझे तो क्वेश्चन वाले बच्चे प्रिय हैं, आ जाओ बैठो पूछो क्या पूछना है। महाराज जी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। हाँ पूछो। महाराज जी ये क्वेश्चन है, यदि किसी ने किसी की हत्या कर दी, वो बालक देखो कितना माइंडेड था, क्या क्वेश्चन पूछा। आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए। वो पूछता है महाराज जी यदि किसी ने किसी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद यदि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, केस दायर कर दिया और अदालत में उसका केस चल भी रहा है और अदालत ने उसको न्याय दिया, सही कहा और उसको अपराधी घोषित करके उसको फांसी की सजा दे दी, माना की, तो महाराज जी इसका न्याय तो हो गया, उसको दंड मिल गया। क्या
आपकी अदालत मतलब जो कर्म सिद्धांत है, मेरी अदालत कौन सी समझ गए? मेरी मतलब जिसमें मेरा केस चल रहा है, केवल मेरा नहीं, इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का केस उस अदालत में चल रहा है। मैं उस केस को जीतना चाहता हूं, यह बात अलग है। आप जीतना नहीं चाहते क्योंकि आपको अभी भरोसा उस पर पूरा नहीं है। जिस व्यक्ति को कर्म सिद्धांत पर 100% भरोसा है, समझ लो कि वो केस जीतना चाहता है। केस तो सबका चल रहा है, कोई भी अछूता नहीं, चाहे वो चींटी, मच्छी, मक्खी, मच्छर आदि भी क्यों ना हो, सबका अकाउंट वहां खुला है, सबका केस चल रहा है, सबके फैसले होते रहते हैं, नए नए अपराध होते रहते हैं। उस बालक ने पूछा, महाराज जी, यदि अदालत ने सही फैसला दे दिया, उस व्यक्ति ने जिसने किसी की हत्या कर दी, उसको हत्या का दंड भी दिया, उसको फांसी की सजा दे गई, अब तो कर्म सिद्धांत में उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, जिसको अदालत ने सजा दे दी, उसने सजा भोग भी ली, क्या इस अदालत में उस जुर्म का दंड उसको पुनः मिलेगा? कितना गजब का क्वेश्चन था। लड़के की उम्र 18 वर्ष, 80 वर्ष का व्यक्ति के दिमाग में भी ये क्वेश्चन शायद ना आता हो। पुनः पूछता है, महाराज जी, यदि उसको दंड मिल गया तो उसको पुनः कर्म सिद्धांत दंड देगा क्या? और यदि दंड उसको उस अदालत में उसने मैन पावर, मनी पावर अथवा पॉलिटिकल पावर अथवा माइंड पावर के बल पर कि इसको अपने पक्ष में कर लिया और वो छूट गया, तो क्या मिलेगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है, वो बोलता है बालक, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसको अदालत ने बरी कर दिया, आपकी अदालत अथवा कर्म सिद्धांत, उसको तो दंड देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जिसको यहां की अदालत ने दंड दे दिया, क्या उसको वहां दंड मिलना चाहिए? मैंने पूछा, तुम बताओ क्या हो सकता है? बोले, महाराज जी, वहां तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दंड तो एक बार मिलना चाहिए, उसको दे दिया। जिस अदालत में दंड मिल रहा है, उस अदालत में यह तो मिल जाता है कि इसने किन भावों से पाप किया, कितना पाप किया, क्या पाप किया, किन भावों से पाप किया, इसका दंड उस अदालत में मिलता है, इस अदालत में नहीं मिलेगा। दंड यहीं, लेकिन निर्णय होगा वहां मतलब कर्म सिद्धांत की अदालत में। एक और बहुत अच्छी बात है, इसका बहुत अच्छे से मैं खोल रहा हूं, थोड़ी देर में आप सुनते जाइए। इस अदालत में एक और बहुत अच्छी बात है, वो ये बात है कि यदि आपसे अपराध हुआ तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन आपने किसी को हत्या कर दी और हत्या के बाद भी आपको पुरस्कार भी मिल सकता है उस अदालत में, लेकिन इस अदालत में ऐसा नहीं होता। महाराज जी, ये तो कुछ आउट ऑफ कोर्स बात हो रही, समझ में नहीं आ रहा, हम समझाते हैं। एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने मारा, सामने वाला क्या देख रहा है कि 2 मार रहे हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, एक गुफा में एक मुनिराज बैठे थे, उस गुफा में बाहर एक जंगली सुअर, बहुत खूंखार होता है जंगली सुअर, ये सामान्य सुअर होते ऐसा नहीं, जंगली सुअर ने देख लिया कि इस गुफा में मुनिराज बैठे हैं और ये गुफा तो शेर की है। जब देखा कि गुफा शेर की है और महाराज अंदर बैठे हैं, अभी शेर आएगा और गुफा में अंदर जाएगा, महाराज को खा लेगा। वो जंगली सुअर सम्यक दृष्टि था, उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया था, वो समझता था कि ये मुनिराज हैं। वो गुफा के बाहर द्वार पर बैठ गया, गुफा के द्वार पर बैठा इस इंतजार में कि शेर आएगा और शेर को मैं रोकूंगा, क्योंकि अंदर नहीं जाने देगा, अगर अंदर गया तो महाराज को खा लेगा, महाराज की प्राणांत हो जाएगा। उसके क्या भाव थे? मुझे मुनिराज की रक्षा करनी है। शेर आया, सुअर से बोलता है, क्या कर रहा है? मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी औकात पता है? मैं इस जंगल का राजा हूं, शेर, और तुम जंगली सुअर मेरा रास्ता रोकोगे? मैं अपने जीते जी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वहां मेरे आराध्य गुरुदेव बैठे हैं। उसने कहा, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, जीवन जब तक है तब तक तो मैं नहीं जाने दूंगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे धर्म की, धर्मायतनों की रक्षा तब तक करते हैं जब तक उनके प्राण में अंतिम सांस मौजूद रहती है। वे सम्यक दृष्टि जीव जब तक उनके अंतिम श्वास है तब तक धर्म की, धर्मायतनों की, धर्म गुरुओं की रक्षा करेंगे, भले उनके पास पावर ना हो।
मैं अपने जीते जी तो ऐसा नहीं होने दूंगा। सम्यक दृष्टि था, अड़ गया, शेर से लड़ पड़ा। तीसरा व्यक्ति ऊपर, दूर ऊपर चोटी पर देख रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते इतना घमासान युद्ध हुआ, दोनों मर गए। आज की अदालत होती, दोनों ने बराबर अपराध किया, एक दूसरे को दोनों ने मारा, क्या होता? आज की अदालत, चाहे वो सिविल हो, चाहे उच्च हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे विश्व कोर्ट हो, सारी अदालतें इन जुर्म पर उन दोनों को सजा देती 100%, सही न्याय करती, क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहा है दोनों ने एक दूसरे को मारा। नहीं मरते अगर तो, और दोनों मर गए तो दंड तो उन्हें मिल गया। मान लो वो दोनों नहीं भी मरते, पुलिस आती, दोनों लड़ रहे, पकड़ती, केस दर्ज कर देती, अदालत में केस चलता, दोनों को दंड मिलता, 2 साल की, 5 साल की, अथवा 1000, 10, 25, 50,000 जुर्माना मिलता। इस अदालत में अपराध का दंड तो मिलता है, लेकिन अच्छाई का पुरस्कार नहीं मिलता। उस अदालत में दंड भी बरोबर मिलेगा और पुरस्कार भी बरोबर मिले। क्या पुरस्कार महाराज जी? शेर जिसने सुअर को मारा, महाराज को खाने के जिसके भाव थे, मरा, नरक गया। वो सुअर जिसने शेर को मारा, महाराज के बचाने के भाव थे, स्वर्ग गया, स्वर्ग। ये है सही न्याय। इंटेंशन आपका क्या है? सामने वाले को मारने के पीछे क्या उद्देश्य है? इस वर्तमान में जो कैदी कैद खाने में बंद हैं, सुधार गृह जिसका नाम है, हमने सुना है 25 से 30% कैदी वहां ऐसे होते हैं जो कैदी अपराध को समझते ही नहीं, वो जानते नहीं कि अपराध क्या है, और उन्हें अपराध के जुर्म में अंदर किया गया। कई कैदी ऐसे हैं, इतने सज्जन हैं बेचारे, हम लोग कई बार जेलों में गए। महाराज जी आप जेल में गए? हाँ, जेल में किसी जुर्म में नहीं, प्रवचन देने आदि। कई बार आचार्य जी के साथ गए, एक बार हम लोग छतरपुर में 5 महाराज जी गए थे, तो हम जेल तो जाते हैं लेकिन वैसे नहीं जाते जैसे लोग जाते हैं, हमारा जेल जाने का उद्देश्य दूसरा होता है। 25 से 30% कैदी वहां ऐसे होते हैं जो फंस गए हैं, लेकिन मजबूरी, मैन पावर, पॉलिटिकल पावर आदि आदि किसी साजिश के थ्रू उन्हें फंसाया गया और वो बेचारे फंस गए और उन्हें जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है, उस जैसी जो 20 वर्ष तक कैद खाने में होके आया। परिणाम और लिखा क्या है उस अदालत में? जो अदालत में जज साहब जो फैसला देते हैं, वहां पर उन्होंने उनकी पहली पंक्ति में लिखा है 100 निरपराध, 100 अपराधी छूट जाएं। पंक्ति क्या लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ये धारा जो बनाते ना उसमें, वहां पर ये नियम है, सिद्धांत है, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, ये वहां का सिद्धांत है। लेकिन फिर भी 20-25% कैदी वहां पर निरपराध हैं, लेकिन किसी साजिश का शिकार होकर वहां फंस गए। जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है, जिसे मैं जीतना चाहता हूं, उस अदालत में एक भी निरपराध को सजा नहीं हो सकती, एक भी अपराधी बच नहीं सकता। वो बालक जब मुझसे पूछा आके, महाराज जी क्या होता है उसका जिसको यहां तो सजा मिल गई, वहां क्या होगा, क्या मिलेगी? आपसे पूछना चाहता हूं, यदि वहां की अदालत में सजा मिल गई तो क्या यहां की अदालत में सजा मिल गई तो क्या वहां मिलेगी उसको सजा? आप बोलेंगे महाराज जी मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहां सजा इसलिए मिलती है क्योंकि वहां की सजा के सिद्धांत कुछ अलग हैं। कैसे सिद्धांत है महाराज? बताता हूं बहुत कम समय में, क्योंकि घड़ी बहुत तेज चल रही है। 25, 22, 24 वर्ष की एक सुंदर सुशील कन्या थी। उस कन्या के पिता सेठ जी थे, बहुत करोड़ों अरबों की संपत्ति के आसामी थे। डाकुओं ने उस कन्या को अगवा कर लिया। अगवा समझते हो? अगवा बोले तो किडनैप, अपहरित कर लिया, अपहरण कर लिया। और ऐसा करने के बाद वे उसे एक जंगल में ले गए, बियाबान सुनसान जंगल में, और जंगल में ले जाने के बाद उसको एक वृक्ष से बांध दिया और पत्र लिखा उसके पिता को, आपकी कन्या, आपकी पुत्री को हम अगवा करके लाए हैं, इतने इतने पैसे इस नदी के किनारे जो एक दूर मंदिर है इन देवी का, वहाँ पर इस तारीख को इतने बजे पैसा लेके आ जाना, दूसरे दिन आपकी बिटिया आपके घर में सुरक्षित पहुँच जाएगी। यदि आप उचित समय पर नहीं आए
तो जीवन में कभी आप अपनी बिटिया का मुख नहीं देख पाएंगे। और यदि आप आ गए, आप भरोसा रखिए आपकी बेटी को खरोंच भी नहीं आएगी। हम आपको जैसे आप उसको अपनी बिटिया मानते हैं, हम अपनी बेटी जैसा मान करके उसका ख्याल रख रहे हैं और रखेंगे। और आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपको सकुशल दूसरे दिन आपकी बिटिया को आपके घर पहुंचा देंगे। ऐसा सामान्य जीवन में भी होता है। जब उससे ये कहा, पत्र एक दूसरे व्यक्ति के हाथ से उस पिता के पास पहुंचा दिया। वो बिटिया बियाबान सुनसान निर्जन वन में एक वृक्ष से बंधी हुई है। अब वो पत्र जैसे उस पिता के पास पहुंचा, घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। क्या करूं, बेटी को ये लोग उठा के ले गए, डाकू हैं। उसने उस निश्चित तिथि में, तारीख में सारा धन इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उस धन को बैग में भरा और उस स्थान पर पहुंचा। पहुंचने वाला था, रास्ते में था। वो सारे डाकू जो बेटी को वृक्ष से बांध करके आए थे, सब वहां पहुंच गए, क्योंकि इतना सारा धन मिलना है, मजा आ जाएगा। वो वहां पहुंचे और वहां पर उस बेटी के पास, जिसको जंगल में बांध दिया था, कोई नहीं था। उसको व्यवस्थित, किसी ने उसको छुआ भी नहीं, किसी डाकू ने, किसी बुरी नजर से, और उसको भोजन व्यवस्थित कराया, उसको बांध के बस आ गए। इतने में 4 सेठों के पुत्र, जो वाइट ड्रेस, वाइट कॉलर वाले थे, अच्छे संपन्न थे, सुशील थे, दिखने में, अंदर से नहीं, दिखने में सुशील थे, वो पिकनिक मनाने के लिए एक नदी के तट पर गए। रास्ता भटक गए लौटते आने में, और इत्तेफाक से उसी वृक्ष के नीचे वो पहुंच गए जहां पर वो बेटी बंधी हुई थी। उसको देखा ही, जैसे ही देखा, इन लोगों के भावों में विकृति आ गई। वहां कौन है? सुनसान है, बियाबान जंगल है, कोई वहां नहीं है। केवल वो बेटी उस वृक्ष से रस्सियों से बंधी है, और वे चारों के 4 बेटे सेठ पुत्र, उम्र होगी 20-22 बरस, वहां खड़े। उस बेटी को देखते ही उनके भावों में विकृति आ गई। वो बेटी समझ गई, बिटिया समझ गई, कन्या थी जो सेठ की, सुशील थी, सुंदर थी। वो बोलती है, मुझे छोड़ दो, मैं शीलवान स्त्री हूं, मैं उन पुत्री की, सेठ की पुत्री हूं, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार मत करो। बहुत चिल्लाई, रोई गाई। वो समझ गई कि इनके क्या भाव है। कोई भी वहां पर नहीं था, लेकिन वो कैमरा वहां था, जो कैमरा मेरी अदालत का है, जिसमें मेरा केस चल रहा है। उन चारों ने उस कन्या के साथ कुकृत्य किया, चारों ने, और उसको जान से मार करके वो लोग भाग गए। किसी ने भी नहीं देखा। वे डाकू वहां पहुंच गए जहां सेठ जी पैसे लेकर आए थे। कोई नहीं था वहां। वे चारों वापस घर चले गए और घर में अपना सामान्य जीवन जीने लगे। आपकी अदालत में उन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। क्यों? होना भी नहीं चाहिए, किसी ने देखा ही नहीं। कोई रिपोर्ट करे, पुलिस पकड़े तो केस दर्ज हो। कुछ भी नहीं हुआ। वे चारों के 4 सेठ पुत्र थे, अपना व्यापार करने लगे। एकदम वाइट ड्रेस रोज पहनते थे, रोज धुलती थी, दिन में 2 बार चेंज करते थे, लेकिन अंदर से काले थे, दरिंदे थे। भावों में उनके महान पाप था, किया भी, महान अपराधी थे, लेकिन किसी अदालत में उनका केस नहीं चला। वे सोचते थे मेरा केस चलेगा ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनका केस दर्ज हो गया उस अदालत में, फैसला भी हो गया। सबसे बड़ी अच्छी बात उस अदालत में यह है, तुरंत केस फाइल होता है। कौन करता है? आपने परिणाम विपरीत किए, नेगेटिव वेव्स आपके आत्म प्रदेशों से जुड़ गई, वे जब फल देगी तो नकारात्मक फल देगी। और आपने अच्छे भाव किए, तुरंत नेगेटिव वेव्स, जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में कर्म परमाणु, हम उसको बोलते हैं कर्म, पौधगले कर्म, वे पॉजिटिव आपके साथ, आपने अच्छा काम किया तुरंत जुड़ेंगे, और जब वो फल देंगे तो आपका अच्छा होगा। नकारात्मक करेंगे नेगेटिव मिलेगा, सकारात्मक करेंगे पॉजिटिव मिलेगा। तुरंत फैसला होता है। वे बच्चे 3-4 माह बाद विदेश यात्रा पर गए धन कमाने के उद्देश्य से। चारों सेठ के बच्चे, जब वे चारों जहाज में बैठकर विदेश गए, 6 महीने में वे माला माल होकर बहुत सारा धन कमाकर वापस लौटे। लौट करके वे जिस रास्ते से घर वापस आ रहे थे, उस रास्ते पर उन्हीं डाकुओं ने, जिन डाकुओं ने उस कन्या को पकड़ा था, उन्हीं डाकुओं ने उस कन्या को, उन 4 सेठ पुत्रों को पकड़ लिया, और उसी वृक्ष के नीचे, उसी जंगल में वो गए, और उसी वृक्ष से, उसी रस्सी से,
जिस रस्सी से उस कन्या को उस समय बांधा था, लगभग 1.5 वर्ष पहले जिस कन्या के साथ इन लोगों ने कुकृत्य किया था, जिसका मर्डर किया था, भाग गए थे, उसी स्थान पर, उसी वृक्ष पर उन सभी डाकुओं ने उनका सारा धन लूटा और लूट कर वे उसी वृक्ष से उन चारों को बांध करके भाग गए। कौन भाग गए? डाकू। कौन बंधा है? बेचारों सेठ पुत्र। अब वो जो कन्या थी, जो सेठ की पुत्री थी, कर्म सिद्धांत का देखो न्याय कितना जबरदस्त होता है। इस कैमरे से वो बच गए, भले पुलिस के कैमरे से, लेकिन उस कैमरे से नहीं बचे। उसमें वो पकड़े गए और फैसला क्या हुआ आप दंग रह जाएंगे सुनकर। वो जो कन्या थी मर गई क्योंकि हत्या कर दी थी। उसी वृक्ष पर वो कन्या व्यंतरी हुई। व्यंतरी समझते हो? चूंकि वो अच्छे भाव वाली थी, सुशील थी, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थी, नैतिक थी, नीतिवान थी, समझदार थी, उसके भाव बहुत अच्छे रहते थे। इन भावों से उसने देवायु को पाया, लेकिन मिथ्या दृष्टि थी, सम्यक दर्शन उसके अंदर नहीं था। इस कारण से वो भवनित्रिक में, मतलब व्यंतरों में वो उत्पन्न हुई। और चूंकि स्त्री थी तो स्त्रीलिंग का छेद उसने किया नहीं क्योंकि मिथ्या दृष्टि थी, और वो व्यंतरी बनी। व्यंतरों के आवास 3 होते हैं, एक भवन, एक भवनपुर, एक आवास। ये अलग बात है। तो आवास वो कहलाते हैं जो वृक्षों पर रहते हैं। तो यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंचरा, ऐसा कहा जाता है, जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, वृक्षों पर, नदी तालाबों पर, शून्य घरों में। कभी भी अपने घर का कोई दरवाजा ऐसा बंद करके नहीं रखना जो बरसों बंद रहे। क्या कहा? अपने घर के किसी कोने को, किसी एक कक्ष को बरसों तक बंद करके कभी मत रखना। ऐसे स्थानों पर व्यंतर आदि का आवास हो जाता है, ऐसे ही वृक्षों पर हो जाता है। तो वो कन्या मर करके व्यंतरी हुई और उसके भवन और भवनपुर तो अन्यत्र थे, लेकिन आवास नाम का जो एक उसका तीसरा स्थान था वो उस वृक्ष पर थी। जैसे ही वो चारों उस वृक्ष पर बंधे थे, उसने उसी कन्या का रूप रखा और आकर के नीचे खड़ी हो गई। जब उन चारों ने देखा इसको तो मैंने मार डाला था और ये आकर यहां कहां आ गई, पसीना पसीना हो गए। ये न्याय था उस अदालत का जिसमें मेरा केस चल रहा है और मैं जिस केस को मैं जीतना चाहता हूं। जब उस कन्या को उन्होंने देखा, पसीना पसीना हो गए। ये क्या हुआ? ये अन्न, इसको तो मैंने मार डाला था, ये कहां से आ गई? व्यंतरों में अथवा देवों में विक्रिया करने की सामर्थ्य होती है। विक्रिया के माध्यम से उसने उस कन्या का रूप बनाया उसी ने, और आकर हंसने लगी। चारों ओर उसने घूमी और चारों से पूछती है, इस रस्सी को समझते हो? हाँ, ये वही रस्सी है जिस रस्सी से तुमने मुझे बांधा था या मैं बंधी थी। इस वृक्ष को समझते हो? ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष पर मैं बंधी थी। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। उस दिन मैं इस रस्सी से इस वृक्ष पर बंधी थी, आप लोग बाहर खड़े थे। आज आप बंधे हैं उसी वृक्ष से, उसी रस्सी से। आज मैं बाहर खड़ी हूं। ये है उस अदालत का न्याय। उसने कई सारे बिच्छू बनाए। अब वो गिड़गिड़ा रहे चारों, मुझे छोड़ दो, मैं गलती हो गई, हमें अपराध क्षमा कर दो। वो कहती है, उस दिन को याद करो जिस दिन मैं तुमसे बोलती थी मुझे छोड़ दो, मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपने एक नहीं सुनी मेरी, और आज परिस्थितियां ये हैं। इस अदालत में, आपकी जो अदालतें हैं, इस टाइप का न्याय वहां नहीं होता। लेकिन जिस अदालत में मेरा केस चल रहा है उसमें प्रायः इसी टाइप के न्याय होते हैं। वहां पर उस कन्या ने, उन चारों ने बार बार कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बोली, क्या तुमने मुझे छोड़ा था? और उसने हजारों बिच्छू विक्रिया से बनाए, उन चारों के ऊपर छोड़ दिए। चारों के ऊपर जब छोड़े, तड़प तड़प के वे चारों मर गए और दुर्गति को गए। अभी न्याय पूरा नहीं हुआ, अभी तो केवल बाहरी न्याय दिख रहा है। नरकों में हजारों वर्षों तक उन्हें, उन दरिंदों को उस अपराध का दंड उस अदालत ने दिया, मिलेगा, मिल रहा है। और जिस व्यंतरी ने उन पर अन्याय जिस पर हुआ था, उस व्यंतरी ने बिच्छू बनाकर उन्हें मार डाला।
उस व्यंतरी को पुनः कर्म बंद हुआ, ये आपको समझना है। क्या कहा? आपके साथ किसी ने गलत किया, आप बैर बांध लेते हैं, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या होगा? कमठ का जीव और पार्श्वनाथ भगवान का 10 बरस तक बैर चला। क्यों? क्योंकि बदले की भावना रखते हैं। हम बदले की भावना तो रखते हैं, हम ये तो कहते हैं तुमने हमारे पिता को मारा था, भले तुमने अदालत में तुम्हें छोड़ दिया अथवा नहीं छोड़ा, सजा देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जिसने अपना बदला ले लिया, कायदे से तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है सजा देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सजा देने का अधिकार तो केवल उस कर्म सिद्धांत को है। वो कहती है, वो अदालत जिसमें मेरा केस चल रहा है, वो कहती है आपके साथ दुनिया कितना बुरा कर ले, लेकिन आप अगर उसका बुरा पुनः करोगे तो आपके साथ पुनः बुरा होगा। क्या कहा? उसने क्या गलत किया? उस कन्या ने, उस व्यंतरी ने क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया महाराज जी, उसके साथ गलत हुआ था, उसने बदला ले लिया, बात बराबर। तुमने 1 लाख लिए, वापस दे दिए, हिसाब बराबर। लेकिन कर्म सिद्धांत में ये नहीं चलता। आप लोग सुन रहे हैं? कर्म सिद्धांत हमेशा ये कहता है उसने गलती की, हम उसको सजा देंगे। जो सजा आपने दी वो सजा है ही नहीं। किसी को मार डालना सजा नहीं है। कितनी देर लगेगी मरने में? 2-5 मिनट में वो मर गया, दूसरी पर्याय ले ली, वहां वो फिर सुखी हो गया। ऐसा नहीं। उसने कहा आपने उन्हें मार डाला बिच्छुओं से, ये सजा यहां की अदालत कथनचित दे सकती है। उसने क्या किया? कर्म सिद्धांत की अदालत में उन्हें नरकों में भेजा। सागरों पर्यंत वे उस कुकृत्य का फल भोगेंगे। लेकिन यदि वो कन्या व्यंतरी बनकर, बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझने की जरूरत है। यदि समझ में आ जाएगा, किसी से कभी जीवन में बैर नहीं रखोगे। आपके साथ जिसने गलत किया है उसको कर्म सिद्धांत फल देगा। आपको लगा कि हमने बिच्छुओं से उसको मार डाला, उसको फल मिल गया, ये फल है ही नहीं। इतना छोटा फल मिलता ही नहीं उसको। नरकों में सड़ेगा वो जीवन पर्यंत नहीं, सागरों पर्यंत। लेकिन आपने उसको दंड जो दिया उसका फल आपको पुनः मिलेगा। ये सिद्धांत जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, बैर करना जीवन भर के लिए छोड़ दोगे। उस लड़के ने मुझसे पूछा, महाराज जी जिसको अदालत ने दंड दे दिया, क्या उसको पुनः दंड मिलेगा? जिन भावों से उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की थी, उससे जज ने तो उसको आजीवन कारावास दे दिया, लेकिन ये दंड सामान्य दंड है। ये तो चुल्लू भर इसको बोलते, ना के बराबर। उसकी हत्या करने के पीछे उसका क्या इंटेंशन था, इसका दंड उसको नरकों में मिलेगा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों उस पर दंड देकर स्वयं पुनः पाप कमाओगे और फिर तुम्हें दंड मिलेगा? वो व्यंतरी जिसने उस पर गड़बड़ किया, बिच्छू छोड़े, मार डाला, उसने अपना बदला ले लिया, पुनः कर्म बंधा। अब वो कर्म अगले भाव में पुनः वो निकल के नरक से आएंगे, और ये यहां है पुनः बैर चलता रहेगा। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। हमने हिंदी में दूसरी कक्षा में पढ़ा था। क्या? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जितना अचार अथवा मुरब्बा पुराना होता जाता है, उतना टेस्ट उसका बढ़ता जाता है। आपकी भाषा में टेस्ट और जैनिज्म की भाषा में लैक्टोबैसिलस वायरस, जीव। क्या? आपकी भाषा में जो अचार है ना, मुरब्बा है ना, वो खट्टा हो रहा ना, जो खट्टा हो रहा, महाराज जी टेस्ट बढ़ रहा है। टेस्ट नहीं बढ़ रहा, उसमें वो खट्टेपन के वायरस, जीवाणु बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे के बाद का अचार खाना अभक्ष है, और आपके यहाँ जितना बढ़ता जाएगा महाराज जी उतना टेस्ट आएगा। जितना पुराना बैर होगा उतना मजा आएगा बदला लेने में। बैर पुराना आपको लग रहा है, लेकिन जो बदला आप जिन भावों से लेंगे उतना तीव्र कर्म आपको बंधेगा, फिर आपके टेस्ट लेगा वो। समझे? बात समझ में आ रही है? महाराज जी बहुत घुमा के बोली। प्रश्न भी तो उस बच्चे ने घुमा के पूछा था। महाराज जी सीधा सीधा बताओ क्या होगा? ये होगा, चाहे यहाँ की अदालत उसे फैसले में
अपराधी घोषित करे अथवा ना करे, वहां की अदालत में तो फैसला हो चुका है, बस समय की देरी है। आपसे मेरा कहना है, छोटा सा बुरा आपका कोई करे, कितना भी बड़ा कर दे, कर्म सिद्धांत पर आपको भरोसा है, कुछ मत कहना, समता रखना, समय जवाब देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसके मन में ऐसे भाव आ गए, साधुता उसके अंदर आ गई, भले वो सफेद कपड़े ना पहनता हो, उसके भाव सफेद डेफिनेटली हैं, ये पक्का है, फैक्ट है। आपके भाव कैसे होते हैं? आपका किसी ने बुरा किया, आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा, हाथ मसलते हमने देखा लोगों को, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। माना कि आपका उसने बुरा किया, कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। आप ये मत समझना कि किसी ने देखा नहीं, अंधेरे में हमने किया, अंधेरे में पुलिस नहीं देखती, उस अदालत के सिपाही चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो भी ठीक, क्योंकि हमने समझाया। टीचर बच्चों को विद्यालय में समझाते हैं, उन्होंने 5 बजे 12 से 11 से 5, उनकी पगार पक्की। पगार समझते हो? पगार बोले तो सैलरी, वेतन। हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया तो ठीक, और समझ में नहीं आया तो ठीक। हमने जिन भावों से आपको समझाया, हमारी सैलरी पक्की, आप अपना देख लो। अब समय है मिठाई का। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी हम रखे देते हैं क्योंकि कड़वा थोड़ा आज ज़्यादा था। इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, यदि वो कन्या उन चारों को छोड़ देती, ऐसा किया नहीं उसने बिच्छू बनाए और सबको मार डाला तड़पा तड़पा के। मैंने ये सोचा, ये सत्य घटना थी, अगर वो उन चारों को वो छोड़ देती, क्या कह के? बांधती नहीं, रस्सी से छोड़ती नहीं, खोलती नहीं, चारों ओर घूमती, एक बार चारों की ओर देखती, उन्हें उनके कुकृत्य का एहसास करा देती। उसका फल ये मिल रहा है, तुम देख लो, डाकू बांध के भग गए, मैं मार सकती हूं लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, और उन्हें क्षमा कर देती। उन्हें याद तो दिला देती कि तुमने क्या किया, तुम्हें क्या परिणाम भोगना पड़ता, लेकिन क्षमा कर देती, समता रखती। उन्हें तो उस कृत्य का फल उसी दिन लिखा गया था जिस दिन उनने वो कर्म किया था, लेकिन उस कन्या को जो बेअंतरी थी, अगर वो क्षमा कर देती, 1-2 भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भगवान भी बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप ऐसा कर सकते हैं, हृदय विशाल बनाना पड़ेगा। यदि आपका हृदय इतना विशाल बन गया, गारंटी से कहता हूं, भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। भगवान बनना चाहते हो, आज से ही ये शुरू कर दो, घर से शुरू कर दो, गली से शुरू कर दो, मोहल्ले से शुरू कर दो, लोग आपको मानव के रूप में नारायण कहने लगेंगे, देर नहीं लगेगी। अब मिठाई। आचार्य श्री जी से रिलेटेड ये पंक्तियां हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य श्री जी सागर आए, लगभग शायद 2007 की बात है। उस समय मंगलाचरण के लिए मुझे बुलाया गया। उस समय मैं दीक्षा तो हुई नहीं थी, सामान्य लड़का था। क्या पंक्तियां रखी, भाव उस समय के थे, क्योंकि अब तो दीक्षा हो गई है। आचार्य श्री जी मंच पर बैठे थे और मैं मंगलाचरण कर रहा था। वो पंक्तियां एकदम अचानक याद आ गईं। कितना याद रहता मैं कह नहीं सकता, आपके सामने रख रहा हूं। शीर्षक बनाया, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। आचार्य श्री जी से निवेदन किया, चरण रज मतलब मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, और उन्होंने कर लिया होगा टीम में शामिल, लेकिन उस समय भाव थे, आप इस धरा के हो अनुपम खजाने, साक्षात भगवान हो मुनि के बहाने, मुझे भी बहाना बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। आपकी कृपा ही है अहो भाग्य मेरा, पद पंकजों में हो जीवन बसेरा, चरणों की छांव में छुपा लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज
बना लो गुरुवर। मैं तो मिट्टी बंजर अनुपजाऊ रूखी सूखी, योग्य बना लो मूक माटी सरीखी, आशीष जल से सींच कर गला लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। विषयों की गहरी नींद में मैं अनादि से सोया, पाया कभी भी कुछ ना हर जन्म मैंने खोया, मुश्किल से पाया आपको गुरुदेव आचार्य श्री जी, मुश्किल से पाया आपको जगा लो गुरुवर। मैं विषयों की गहरी नींद में सोया हूं, मुझे आकर जगा लो, आप मिल गए हो। विषयों की गहरी नींद में मैं अनादि से सोया, पाया कभी भी कुछ ना हर जन्म मैंने खोया, मुश्किल से पाया आपको जगा लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम, हो काल भले काला पर युग है अभी स्वर्णिम। युग कहलाता है 5 वर्ष का, काल ये पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल तो काला है, लेकिन युग अभी कौन सा चल रहा है? स्वर्णिम। क्यों? जिस व्यक्ति ने आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के युग में जन्म लिया, तो ये स्वर्णिम युग तो है ही। क्या ये स्वर्णिम युग नहीं है? जिस युग में गुरुदेव जी रहे हैं वो स्वर्णिम युग तो है ही। आप महासौभाग्यशाली हैं कि आप गुरुदेव के युग में जन्मे हैं। जीवन सफल बनाना है लक्ष्य यही अंतिम, हो काल भले काला पर युग है अभी स्वर्णिम। चरणों में आ गया हूं संभालो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर, मुझे अपनी चरण रज बना लो गुरुवर। अहिंसा परमो धर्म की